दोस्तों, आज हमारा भारत आजाद देश है। अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे जाए तो हमें देखते हैं हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन हमने कभी भी गुलामी कबूल नहीं कि फिर भी हमें 200 सालों तक गुलामी के दाग के साथ जीना पड़ा। आखिर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कैसे बनाया था? दोस्तों, 16वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे की वजह थी, दुनिया के कुल उत्पादन का एक चौथाई माल सिर्फ भारत में तैयार होता था। उस समय ब्रिटेन की पूरी अर्थव्यवस्था खेती-बाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहां तैयार होता था। ऐसे में महारानी एलिजाबेथ की नजर भारत की ओर टिक गए, क्योंकि यूरोप के दो सबसे ताकतवर देश पुर्तगाल और स्पेन व्यापार के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके थे। उस वक्त तक यूरोप के आसपास के ज्यादातर इलाकों पर इन्हीं दो ताकतवर देशों का कब्जा था, जिसके चलते ब्रिटेन को अब कोई ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर अभी तक किसी यूरोपीय शक्ति का कब्जा ना हो। ऐसे में उस समय ब्रिटेन के पास भारत एक अच्छा विकल्प था, जिसके बाद ब्रिटेन की भारत पर कब्जा करने की रणनीति चालू हो गई। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि भारत में तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, तो ये ऐसा क्या नया कर दिया जो अंग्रेजों को इसके सफर से इतना बड़ा लाभ होगा? आपको बता दें कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा का आगमन हुआ था। यहीं से भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग को खोजा गया था, लेकिन इस दौर में व्यापार करना काफी चुनौती भरा था और समुद्री लुटेरों का खतरा तो था ही, साथ ही ऊपर से यात्रा में महीनों का समय लगता था। लेकिन इसका फायदा उठाकर ब्रिटेन भारत तक पहुंचने में सफल रहा। अब आपको बता दें कि अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ था। उस समय अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक व्यापार करके यहां से पैसा हड़पना था, जिसके तहत 1615 में जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा और सर थॉमस रॉ जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूट पाने में सफल हो गए। हालांकि कहा जाता है कि इसके लिए जहांगीर से कई लुभावने वादे भी किए गए थे। इसी के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत में पैर फैलाने शुरू कर दिया और फिर अंग्रेज भारत से ही पूरे यूरोप में व्यापार करने लगे, जिसके बाद यूरोपीय देशों के मध्य भारत में मसालों के व्यापार पर अधिकार स्थापित करने के होड़ सी लग गए। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए जॉन वॉट्स और जॉर्ज व्हाइट द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की गई। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयरधारक ब्रिटिश व्यापारी और समृद्ध वर्ग के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। हालांकि उसके बाद में सूरत बंदरगाह पर सर थॉमस रो, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत की अगुवाई के रूप में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करवाने के लिए शाही फरमान के साथ इंडिया आया था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य से भी इस प्रकार का शाही फरमान प्राप्त हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उस दौर में भारत में कई और देशों की भी व्यापारिक कंपनियां मौजूद थीं, लेकिन ब्रिटेन ने कूटनीति से इन कंपनियों को भारत से खदेड़ दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सभी तट जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अन्य जगहों पर ब्रिटिश संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उस दौर में अंग्रेज रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करता था। दरअसल करीब 150 सालों तक भारत में व्यापार करने के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत के लोग सामाजिक और आर्थिक तौर के अलावा राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। इसी का अंग्रेजों ने फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी। 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में कलकत्ता में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को पराजित कर दिया था। इसी में जीत मिलने के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया, क्योंकि उस समय कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी। हालांकि भारत के लोगों को भी उस समय धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच समझ आनी शुरू हो गए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार बनाने लगे तो 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन का विद्रोह देखने को मिला। इसी के ठीक एक साल बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था, क्योंकि इस विद्रोह को शांत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई बेगुनाह लोगों का नरसंहार किया था,
जिसके बाद एलिजाबेथ ने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई कर दी और भारत में ब्रिटिश शासन की बागडोर सीधे तौर पर अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद लगभग 89 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर और राज किया। फिर जाकर कई क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुलामी के दौरान भारतीय लोगों की स्थिति क्या थी? अगर नहीं तो आपको बताते हैं। अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश सेना के सैनिकों के लिए भारतीय महिलाओं का इस्तेमाल सेक्स लैब यानी यौन आनंद के लिए किया जाता था। इसके अलावा भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर छावनी बनाई। ये छावनी अंग्रेजों के रहने वाले वो विशेष निवास स्थान थे जहां पर भारत पर शासन करने वाले नागरिक कानून मानते नहीं थे, लेकिन यहां अंग्रेजों के कुछ मनमाने कानून जरूर चलते थे। ऐसी करीब 100 छावनी स्थापित किए गए थे। इन छावनियों को बनाने का एकमात्र उद्देश्य किसी भी विद्रोहियों से ब्रिटिश सैनिकों की रक्षा करना था और तो और छावनी में वेश्यावृत्ति को खुली आजादी देते थे। यहाँ गरीब भारतीय महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के नाम पर वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया और उसे लीगलाइज करने के बाद कानून का नाम दे दिया जाता था। उस दौरान भारतीय महिलाओं के अधिकारों का खुलेआम हनन किया गया और माना गया है कि केवल 14 में से 17 भारतीय महिलाओं ने 1000 ब्रिटिश सैनिकों के पूरी रेजिमेंट को अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा बताया गया है कि जब ब्रिटिश सेना में इन जघन्य अपराधों का उठना शुरू हुआ तो 1860 में धारा 377 को लागू किया गया था। इस कानून के तहत समलैंगिकता अप्राकृतिक यौन संबंध को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। हालांकि पर्याप्त नहीं था। इसके बाद भी भारतीयों और भारतीय महिलाओं पर जुल्म होते रहे। दोस्तों, ये एक पहलू है जो कि आपको अंग्रेजों के जुल्म से रूबरू करवाता है। नहीं तो अंग्रेजों के जुल्मों के कई और खौफनाक पहलू हैं जिनके बारे में जानकर किसी के भी होश और सकते हैं। उनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।